नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो उस आवेशन के दौरान उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उस संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले, यानी आज का जो अपना टॉपिक होगा बच्चों वो क्या है, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा होगा। तो टॉपिक नोट कीजिए, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। यानी आज हम यहाँ पर आवेशित संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले। मित्रों, जब भी हम किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं, आवेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज करना, ठीक है। तो जब हम संधारित्र को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के दौरान उस संधारित्र को चार्ज करने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है और जो किया गया कार्य होता है वो कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है। और जो स्थिर ऊर्जा होती है उसी को हम आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कह सकते हैं। यानी किसी भी संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने के दौरान जो उसमें जो आवेश होता है उस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा बच्चों, वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाएगा। तो संचित ऊर्जा से तात्पर्य क्या है, जब हम इस संधारित्र को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तब उसमें पहले से उपस्थित जो आवेश है उसके कारण जब उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और ये जो किया गया कार्य होता है ये उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। स्थिर ऊर्जा वहाँ पर क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, और इसी को हम आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कह सकते हैं। अब हमारे पास एक संधारित्र है, इस संधारित्र को की दूसरी जो प्लेट है इसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर अर्थिंग कर रखा है। पहली प्लेट को यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं इधर से, ये संधारित्र है, ये संधारित्र का क्या है, प्रतीक है। यहाँ पर इस पहली वाली प्लेट को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश देने पर ये पूरा का पूरा प्लस क्यू आवेश पहली प्लेट पर यहाँ पर फैल जाता है। दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर रखा है, तो अर्थिंग करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रेरण होता है, और प्रेरण के कारण नेगेटिव जो आवेश है वो यहाँ पर सेकंड वाली प्लेट पर आ जाता है। यानी जब भी दो चालक किसी आसपास रखे होते हैं और वहाँ पर एक पर आवेश है तो प्रेरण के कारण दूसरे चालक पर अपोजिट प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर यदि संधारित्र को हम आवेशित करें तो इस संधारित्र को हमको कितना आवेश देना है, इस संधारित्र को हमको कैपिटल क्यू आवेश देना है। ध्यान दीजिएगा, संधारित्र को हमको कैपिटल क्यू आवेश देना। तो जब हम इसको क्यू आवेश देंगे, प्रारंभ में इस पर आवेश की मात्रा अगर देखें तो प्रारंभ में इस पर आवेश की मात्रा है 0 से लेकर के इसको हमको क्यू आवेश देना है। तो 0 से क्यू आवेश देने के दौरान जब हम इसको 0 से क्यू आवेश तक संधारित्र को पहुंचाते हैं या आवेशित करते हैं तो ये जो आवेश है ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाएगा। यानी हम संधारित्र को जब भी चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के दौरान आवेश जब देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे, यानी कम कम आवेश इसको देते जाएंगे और लास्ट में संधारित्र पर क्यू आवेश आ जाएगा, यानी ये अपना फुल चार्ज हो जाएगा। तो आवेश हमेशा संधारित्र को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब संधारित्र का आवेश संधारित्र पर आवेश शून्य होता है, जब ये बिल्कुल डिस्चार्ज होता है उस समय इसका जो विभव होता है वो होता है शून्य। जब ये क्यू आवेश ग्रहण करके फुल चार्ज हो जाता है तो इसका विभव हो जाता है कैपिटल बी। इसका विभव हो जाता है बच्चों कैपिटल बी हो जाता है, यानी 0 आवेश है तो विभव 0 होगा। जब इसका क्यू आवेश आ जाएगा तो इसका विभव बढ़ जाएगा और बढ़ करके कैपिटल बी हो जाएगा। यानी जब भी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के साथ साथ उसका जो विभव है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या देखना है, अब हम यहाँ पर किसी समय t की बात करें, यानी किसी समय t पर हम देखें कि संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा है वो स्मॉल क्यू है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, हम मान लेते हैं कि माना
किसी समय t, हम क्षण भी लिख सकते हैं, माना किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश, इस संधारित्र पर जो आवेश है वो हमने मान लिया स्मॉल q। यदि किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश यदि स्मॉल q है तो विभव कितना होगा बच्चों? विभव क्या होगा? v डैश होगा। यानी यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य में जो विभवांतर होगा, इस q आवेश पर विभवांतर का मान कितना होगा बच्चों? v डैश होगा। और संधारित्र की जो धारिता है उसको हम क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। जब इस संधारित्र पर q आवेश है, जब हमने इसको चार्ज किया और चार्ज करने के दौरान किसी समय t पर इस पर जो आवेश है कितना हो गया? किसी समय t पर या किसी क्षण पर इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? इस पर आवेश की मात्रा स्मॉल q हो गई। तो इसकी दोनों प्लेटों के मध्य में जो विभव का अंतर है, विभवांतर जो है वो कितना होगा? फिर v डैश होगा। अब आप इसको थोड़ा सा आवेश और दोगे, यानी अब आप इसको q आवेश से, q आवेश होने के बाद में dq आवेश और दोगे, यानी आवेश आप धीरे धीरे दोगे। तो dq आवेश और दोगे तो आपको इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? इस q आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मान लो किसी समय t पर इस संधारित्र में q आवेश हो गया, तो q आवेश अगर संधारित्र पर स्मॉल q आवेश है तो उस स्थिति में इसका क्या होगा? यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। इसको आप और चार्ज कर रहे हो तो आपको इस विद्युत क्षेत्र के, यानी इस स्मॉल q आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य आपका इसके ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे? आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ठीक है बेटा? तो इसके बारे में क्या करना है? हम मान लेते हैं कि संधारित्र को dq आवेश दें तो हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और उसी कार्य का मान क्या होगा वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। हम आगे लिखेंगे संधारित्र को dq आवेश देने पर, dq आवेश देने पर किया गया कार्य, आवेश अल्प है तो कार्य कितना होगा बच्चों? अल्प होगा। कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कार्य का यदि हम सूत्र देखें तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश। विभव को यदि आवेश से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो dw का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर विभव कितना है? संधारित्र को जब आवेश अपन ने q दिया था तब विभव v डैश था, तो यहाँ पर विभव v डैश दिया है। ठीक है? तो dw कार्य के लिए विभव होगा v डैश, दिया गया आवेश कितना है बच्चों? dq। तो dw कार्य का जो मान होगा वो v डैश dq हो जाएगा। dw कार्य का मान क्या हो जाएगा? v डैश dq हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्य सूत्र होता है विभव गुणा आवेश। जब संधारित्र पर किसी क्षण पर जो आवेश q था तो उस समय विभव v डैश था, तो इससे आगे भी आप इसको चार्ज करोगे तो dw का मान v डैश dq हो जाएगा। अब संधारित्र में आपको कहां से कहां तक चार्ज करना है? प्रारंभ में आवेश शून्य है और लास्ट में आवेश आपको q करना है। तो संधारित्र को आप आवेश कितना दोगे? 0 से लेकर के q तक दोगे। 0 आवेश से लेकर के आपको q आवेश तक संधारित्र को आवेश देना है। तो 0 से q तक चार्ज करने में किया गया कार्य क्या करोगे? तो आप इस ये जो अल्प कार्य है, इस अल्प कार्य का आप क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। यानी ये जो dw अल्प कार्य है इसका आप क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। तो आगे लिखेंगे हम संधारित्र को 0 से q तक, 0 से q आवेश देने में कार्य, आवेश देने में कुल कार्य मान कितना हो जाएगा? dw का आप क्या करोगे? समाकलन। कुल कार्य w बराबर इंटीग्रल हो जाएगा dw, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dw। ठीक है? अब dw का ये वाला मान आप याद रखो, तो w बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से कैपिटल Q हो जाएगी d डैश dq हो जाएगा। तो कुल कार्य का मान ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसे यहाँ तक नोट करो। देखो इन टॉपिक और संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। इसकी जो थ्योरी है वो आप उस पीडीएफ फाइल में सीख लेना।
और अपना जो डेरिवेशन है इसको नॉट में उतार दें। तो ये समीकरण आपके पास आ गई। कार्य का मान ये आपको प्राप्त हो गया। विडेस क्या विभव है? विडेस क्या विभव? जब आपने संधारित्र को किसी समय t पर स्मॉल q आवेश दिया तो उस स्मॉल q का जो मान था, स्मॉल q जो आवेश संधारित्र को t समय पर दिया गया आवेश, स्मॉल q का मान किसके बराबर होता है? q बराबर c होता है। तो q का मान हो जाएगा c विडेस, क्योंकि जब q आवेश था तो विभव कितना था? विडेस था। तो q बराबर होगा बच्चों c विडेस। ठीक है, धारिता की परिभाषा से हमने लिखा है। तो यहाँ से यदि हम v डैश का मान ज्ञात करना चाहें तो v डैश बराबर इसको हो जाएगा q बटे c। यहाँ से v डैश का मान ज्ञात करोगे तो c कैसे निकल करोगे भाग, तो v डैश का मान आ गया। इस v डैश के मान को आपको याद रखना है। ये जो आपके पास v डैश का मान है q बटे c, इस मान को आप याद रखोगे तो आ जाएगा w बराबर इंटीग्रल 0 से कैपिटल Q, v डैश का मान है q बटे c, ये हो जाएगा d। c क्या है? संधारित्र की धारिता है। इस संधारित्र की धारिता c कैसे रहती है? नियत रहती है। तो c को आप समाकलन से बाहर ले लो। तो w बराबर 1 बटे c, w बराबर 1 बटे c इंटीग्रल 0 से कैपिटल Q, क्यों d, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर q का क्या करना है? समाकलन। ये जो q है इस q का आप क्या करोगे बच्चों? समाकलन करोगे। देखो x का समाकलन देखो एक बार, आपने समाकलन पढ़े होंगे x dx बराबर किसके होता है? x स्क्वायर बटे 2। x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2, तो q का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बटे 2। यदि आप q का समाकलन करते हो तो q का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो w बराबर 1 बटे c, q का समाकलन हो गया q स्क्वायर बटे 2, लिमिट है 0 से कैपिटल Q। यहाँ से हमने q का समाकलन किया है और q का समाकलन आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों? q स्क्वायर बटे 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 0 से कैपिटल Q क्या है? लिमिट है, जो क्या है? नियतांक के कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ ले लो। तो w बराबर 1 बटे 2c, क्या बचेगा? q स्क्वायर 0 से कैपिटल Q। अब यहाँ पर आपको इस q के स्थान पर अपर लिमिट रखनी है, यानी ऊपर वाली लिमिट रखनी है। ठीक है, इस स्मॉल q की जगह आप कैपिटल Q रख दो। तो w बराबर 1 बटे 2c, स्मॉल q की जगह आपने कैपिटल Q रखा, इसका वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा। इसकी जगह आपने रखा तो इसका वर्ग है, तो यहाँ पर इसका वर्ग आएगा। तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर लोअर लिमिट रखनी है, तो q की जगह आपने 0 रखा, 0 रख दिया, 0 वर्ग करोगे 0 है। तो क्या है? कार्य का मान ये आ गया। यहाँ से कार्य का यदि मान देखेंगे तो क्या मान आएगा? q स्क्वायर बटे 2c। 2c को इस q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यानी 1 बटे 2c को जब q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? q स्क्वायर बटे 2c आ जाएगा। इस तरह से हम q स्क्वायर बटे 2c इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो किया गया कार्य है, यही कार्य आपका क्या कहलाता है बच्चों? यही कार्य आपका संचित ऊर्जा कहलाता है। यही कार्य आपका संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा कहलाता है। हम लिख सकते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर किसके होगा? W। U का मान किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो ये जो किया गया कार्य ये स्थिर ऊर्जा भी कहलाता है। संधारित्र की इसको हम स्थिर ऊर्जा कह सकते हैं, और स्थिर ऊर्जा होती है वही संचित ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो U का मान यहाँ से आ जाएगा U बराबर 1 बटे 2 q स्क्वायर बटे c, ये U का मान होगा। अब इस संचित ऊर्जा के हम कई सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2-3 सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो Q है, इस Q का मान यदि हम रख दें, देखो Q क्या है? आवेश है। और धारिता की परिभाषा से जब किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो दिया गया जो आवेश होता है वो Q बराबर किसके होता है? Cv के। धारिता की अगर परिभाषा देखें तो संधारित्र को दिया गया जो आवेश है Q, वो किसके बराबर होता है? Cv के बराबर होता है। तो इस Q की जगह आप क्या रख सकते हो? C रख सकते हो। तो U बराबर 1 बटे 2 C, Q की जगह आपने रख दिया Cv, इसका कर दिया वर्ग।
जब हम CV का होल स्क्वायर करेंगे तो C का स्क्वायर आएगा और V का स्क्वायर आएगा, तो U बराबर A/2C, C स्क्वायर और V स्क्वायर। एक C से है एक C कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यानी आवेशित संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होगी वो 1/2 CV स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा के दो सूत्र प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, एक सूत्र और इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसको यदि और आगे सोल्व करना है तो आगे क्या सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर ये C है, C का मान और रख सकते हैं। C बराबर किसके होता है? C बराबर होता है Q/V। C बराबर किसके होता है? Q/V के होता है। C क्या धारिता है, धारिता का मान किसके बराबर होता है? Q/V होता है। तो इस C की जगह आप Q/V रख दो, तो U बराबर 1/2 C के स्थान पर आप रख दो Q/V, दिया जाएगा V स्क्वायर। बटे में V की घात 1 है, ऊपर V की घात 2 है, तो 1 V से 1 घट जाएगा, तो U बराबर 1/2 QV आ जाएगा। तो संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा, आवेशित संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसका जो मान है कितना प्राप्त हो जाएगा? उसका मान U बराबर 1/2 QV प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर संचित ऊर्जा के अगर तीनों सूत्र देखें तो एक सूत्र आता है Q²/2C जो हमने सबसे पहले प्राप्त किया था, दूसरा सूत्र आता है 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा सूत्र क्या है अपने पास? 1/2 QV। तो आवेशित संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के तीन सूत्र आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको? जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो इतनी ऊर्जा तो उसमें संचित हो जाती है, इतनी ऊर्जा तो संधारित्र ग्रहण कर लेता है, यानी इतनी ऊर्जा तो 1/2 QV ऊर्जा तो क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। बाकी जो शेष ऊर्जा बचती है तो संधारित्र के अंदर यदि कुल ऊर्जा देखें, Q आवेश देने पर यदि संधारित्र का विभव V हो जाता है तो टोटल जो ऊर्जा होती है वो QV होती है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार इस सूत्र से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल सूत्र पर भी है, और एक और नोट कीजिए। यानी संधारित्र को Q आवेश देने पर यदि उसका विभव V हो जाता है तो संधारित्र की जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा का मान, ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। कुल ऊर्जा का मान आवेश गुणा विभव होता है, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी QV। कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? QV हो जाएगी। और QV में से इतनी ऊर्जा तो उसने ग्रहण कर ली, संचित हो गई उसको, तो जो शेष ऊर्जा है वो किसके रूप में उसकी हानि होती है? शेष जो ऊर्जा बचेगी वो ऊष्मा के रूप में वहां से निकल जाएगी, यानी ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में होकर क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा की आवेशित संधारित्र, किस संधारित्र को आवेशित करने पर ऊर्जा की जो हानि होती है, ऊर्जा की हानि का मान भी 1/2 QV आएगा, क्योंकि कुल ऊर्जा में से कुल ऊर्जा है आपकी QV, लिखना नहीं है आपको, केवल आपको यहाँ तक बताना है। ठीक है, केवल वैसे बता रहा हूँ मैं। कुल ऊर्जा QV है, इसमें से आप 1/2 QV घटा दें तो क्या बचेगा? इसमें से QV में से आपने 1/2 QV घटा दिया तो क्या बच गया? 1/2 QV बच गया। तो इतनी जो ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा संधारित्र को आवेशित करने पर ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? उसकी हानि हो जाती है, यानी इतनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमको इसका नेक्स्ट टॉपिक करना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा घनत्व का मान आपको क्या करना है? ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, या फिर ऊर्जा घनत्व हम किसको कहते हैं? ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन के अंदर ऊर्जा का जो मान होता है उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि संधारित्र की एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि विद्युत क्षेत्र देखें, प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र अगर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की बराबर किसके होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें, उनके मध्य अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो इसका मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, कितना था, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आता है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, यदि यहाँ पर सिग्मा देखें तो सिग्मा क्या है, यहाँ पर प्रस्तावित घनत्व है, और सिग्मा का मान किसके बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, यानी एकांक क्षेत्रफल के अंदर आवेश की जो मात्रा होती है उसी को प्रस्तावित घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। तो वहाँ पे सिग्मा का मान रख दो, E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। जब आप यहाँ पर सिग्मा का मान Q बटे रखोगे तो E का मान आ जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q क्या है, Q संधारित्र की प्लेटों पर क्या है, आवेश है। तो Q का यदि मान ज्ञात करें तो आवेश Q बराबर, Q का मान ज्ञात करोगे उसको किससे गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट E आ जाएगा, और ये आपकी आ जाएगी समीकरण। यानी समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा है वो Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगी, ये आवेश की मात्रा है। अब इस संधारित्र में संचित ऊर्जा अगर देखें, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का जो मान है, संचित ऊर्जा U बराबर किसके होगा, U बराबर किसके होता है, Q स्क्वायर बटे 2C होता है। ये सूत्र अभी हमने ज्ञात किया था कि संधारित्र में, आवेशित संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है तो U बराबर Q स्क्वायर बटे 2C होती है। अब यहाँ पर Q का मान आपको पता ही है, वाला मान Q का, लेकिन आपको C का मान पता नहीं है। तो निर्वात के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो आपको याद होनी चाहिए। धारिता पहले ज्ञात कर चुके हैं, उसका सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है, और इस C का मान आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दें। तो आगे हम क्या लिखेंगे, निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, ये किसकी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बटे D होगी। निर्वात के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की अगर धारिता देखें तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D होगी, ये C का मान होगा। इस समीकरण 2 के अंदर आपको Q का मान रखना है, Q का मान आप कहाँ से रखोगे, समीकरण 1 से रखोगे, और यहाँ पर C का जो मान है वो आप कहाँ से रखोगे, समीकरण 3 से रखोगे। तो मान रखिए समीकरण 1 व 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 से जो मान आप रखोगे समीकरण 2 में, इस समीकरण के अंदर आप Q का मान रखोगे और C का मान रखोगे, दोनों मान रखो, Q बराबर 1 बटे 2। इस Q की जगह आपको A एप्सिलॉन नॉट E रखना है, क्या रखना है, A एप्सिलॉन नॉट E रखना है, ये मान रख दिया हमने, A एप्सिलॉन नॉट E, Q का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, बटे में C का मान क्या है, ये C का मान है, A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये मान रख दिया। अब यहाँ से ये जो D है ये ऊपर चला जाएगा, ये D यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो U बराबर 1 बटे 2, इसके वर्ग को सोल्व करो, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर D आ गया, बटे में A एप्सिलॉन नॉट आ गया। A कैसे A कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, U बराबर यहाँ से एक तो ये बच जाएगा, इसे को अपन D के साथ लिखते हैं यहाँ पर 1 बटे 2, ये रहा A के अलावा यहाँ पे क्या बचा है, एक एप्सिलॉन नॉट बचा है, एक यहाँ पर E स्क्वायर बचा है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को अपन ने इधर लिख दिया और A के साथ में D लिख दिया। A क्या बचा यहाँ पर, A क्षेत्रफल और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और जब क्षेत्रफल को दूरी से गुणा किया जाता है, जब क्षेत्रफल को हम दूरी से गुणा करते हैं तो वहां पर कौन सी राशि का मान आता है, आयतन का। जब क्षेत्रफल को आप दूरी से गुणा करोगे तो कौन सी राशि का मान आपको प्राप्त होगा, आयतन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो A गुणा D, ये जो AD है ये क्या हो जाएगा,
आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आयतन हो गया। तो इस आयतन को आप कैपिटल V लिख सकते हो, इस आयतन को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल V लिख सकते हो। साइड में हम लिख देंगे AD बराबर आपने रखा है V, और ये क्या है, आयतन। अब V आयतन के अंदर AD की जगह आपने भी रख दिया, इस V आयतन के अंदर जो ऊर्जा है, संचित ऊर्जा, वो तो U के बराबर है। अब आपको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक आयतन के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो U जो ऊर्जा है ये तो V आयतन के अंदर है। एकांक आयतन ऊर्जा ज्ञात करोगे तो इस U में आप किसका भाग दे दोगे, V का, यानी इसमें इधर भी V का भाग लग जाएगा और इसमें इधर भी V का भाग लग जाएगा। तो हम आगे लिख सकते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U/V। इधर हम V का भाग देंगे, इधर भी हम V का भाग देंगे, तो V से भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपकी एकांक आयतन की ऊर्जा होगी। तो इसी एकांक आयतन की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। ये ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। तो U/V जो है ये किसके बराबर होता है, स्मॉल u के। तो U/V की जगह हमने स्मॉल u रख दिया, ये ऊर्जा घनत्व को हमने प्रतीक मान लिया। तो ऊर्जा घनत्व का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी संधारित्र को जो आवेशित करते हैं या फिर समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसका ऊर्जा घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर संधारित्रों को जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर उनकी जो ऊर्जाएं हैं उनका मान ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।